Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to a new and fresh lecture of CMA Inter Cost Accounting. CMA इंटर ग्रुप वन के कॉस्ट अकाउंटिंग के एक फ्रेश लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिया है, जैसे कि आपकी मटेरियल कॉस्टिंग हमने कवर किया है, लेबर कॉस्टिंग हम लोगों ने कवर किया है, कॉस्ट शीट हम लोगों ने कवर कर लिया है, मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोगों ने कवर किया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोगों ने कवर किया है। सही है। अब बारी है कि ऐसे चैप्टर कवर करने की जो कि बहुत छोटा है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको थ्योरी पसंद है तो इस चैप्टर से 14 मार्क का क्वेश्चन आता है कंपलसरी। क्या बात करें सर, बिल्कुल। अगर आपको थ्योरी पसंद भी नहीं है, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि ये 14 मार्क का पूरी तरह से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन है, सबको ये क्वेश्चन करना चाहिए, सबको ये चैप्टर देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, चाहे आपको थ्योरी पसंद हो या फिर ना हो, आप इस वाले चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सर चैप्टर का नाम क्या है? देखो, चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और जिसे CAS भी बोला जाता है, बेसिकली जैसे आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, जैसे आप लोगों का अकाउंटिंग CA इंस्टीट्यूट ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है, जो आप अकाउंटिंग वगैरह में पढ़ते हो, सिमिलरली हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICMI CMA इंस्टीट्यूट ने कुछ स्टैंडर्ड्स लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर एक बात बताइए, अगर ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है फिर हमें दूसरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ इंस्टीट्यूट एक कंपटीशन में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च किया है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि इंड एस भी है, आपकी AS भी है और आपकी इंड एस भी है। तो फिर दोबारा एक तीसरा स्टैंडर्ड हमारे ऊपर इंपोज करने की क्या फायदा है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो स्टैंडर्ड्स है या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स में बोलूंगा जो कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट को गाइड करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। नॉट ओनली फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इट्स ए नेसेसरी, these are the standards necessary for organization as well as practicing cost accountants and as well as other legal entities to maintain cost records in a proper systematic manner। देखो, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों डेवलप किया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस वजह से डेवलप किया गया है भाई, पूरे दुनिया भर में जहां पे भी लोग अकाउंटिंग मेंटेन करें, अकाउंटिंग को फॉलो करें, एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो हो, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके पूरी दुनिया भर में। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, और इसको देख के इंडिया ने अपना एक नया स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस डेवलप किया। सिमिलरली हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को बहुत हाई लेवल में हाई क्वालिटी के साथ मेंटेन करेंगे। इसीलिए CMA इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम भी कुछ स्टैंडर्ड्स निकालेंगे। जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो, किसी भी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करते हो, एट दैट टाइम आप भी एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अप्रोच फॉलो कर पाओ, आप भी एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अप्रोच फॉलो कर पाओ, ये हम चाहते। इसीलिए आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किया गया है। सही है, चलो। सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस क्या है? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो एडवांटेजेस है ये एक बार आपकी एग्जाम में आ चुका है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, जितने भी थ्योरी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं बोलूंगा दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेश्चन इनमें से आ सकता है और हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो सिर्फ इस छोटे से चैप्टर से आप 14 मार्क तक सिक्योर कर सकते हो। सही है, चलो। तो सर एक बात बताइए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस क्या क्या है? देखो, सबसे पहला जो एडवांटेजेस है मैंने आपको बताया था, ये
provide a structured approach to measurement of the cost in manufacturing process or service industry। बोल रहा है कि चाहे आपकी इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे ये एक सर्विस इंडस्ट्री हो, हर एक जगह पे कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है ना, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है ना, वो कहीं पे नहीं था बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसी वजह से मेंटेन किया गया है, इसी वजह से डिजाइन किया गया है that every cost accountant or any person who is maintaining cost record for an organization follow these crucial standards or principles, okay, which helps in maintaining uniformity in cost records। कॉस्ट रिकॉर्ड पूरी दुनिया भर में एक ही यूनिफॉर्मेट प्रोसेस के साथ मेंटेन हो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस और स्ट्रक्चरल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है इन मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज इन सर्विस सेक्टर। ओके, चलो दूसरा क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग, हार्मोनाइजिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम में बनाना, ओके, इंटीग्रेट करना इसे अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ, एंड उसे एक हार्मोनाइज वे में मेजर करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की दूसरे ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव सर क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द यूजर टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी यूजर्स है ना, जो भी यूजर्स है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाए इन क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद पॉइंट नंबर डी क्या बोल रहे हैं, देखो, arriving at the basis of computing cost of the product, activities or services where required legally or regulatory, where required by legal and regulatory bodies। okay, so जो बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लीगल एंटिटीज के द्वारा अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट होता है। हर एक लीगल एंटिटी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है रिलेटेड टू कॉस्ट। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसे बेस करके बनाया गया कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज की रिक्वायरमेंट्स है, उसे फुलफिल कर पाए। enabling practicing members to make use of accounting standards in attestation of general purpose cost statement। जब भी कोई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट वगैरह बनाता है, कॉस्ट ऑडिट वगैरह करता है, जैसे कि मैंने पिछले साल एक कंपनी का कॉस्ट ऑडिट किया था जिसका टर्नओवर ऑलमोस्ट 100 करोड़ का है, ठीक है, तो ठीक है 100 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर वाले कंपनी का मैंने कॉस्ट ऑडिट करवाया। तो उस टाइम पे मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की यूज आए कि भाई मैं कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके वो ऑडिट करवा रहा हूं। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे ये चीजों को कि भाई जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे बेस करके हमें अपने काम करना है, ऑडिटिंग वगैरह काम करना है। ओके, assisting in clear and uniform understanding of all the related issues by various user organizations, government bodies, regulators, research agencies and academic institutions। ओके, जो भी यूनिफॉर्म एक असिस्टेंट की तरह ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है क्लियरिंग एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिलेटेड इश्यूज बाय वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कॉस्ट को लेके जितने भी इश्यूज है, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जितने भी कंफ्यूजन है, वो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं। जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडीज है, इंस्टीट्यूशन है, इन सबकी जो भी डाउट्स वगैरह है रिलेटेड टू कॉस्ट, which cost accounting standards try to helping them or assisting them in solving their doubts। ठीक है, so these are the basically advantages of cost accounting standards। सर हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसने कितने स्टैंडर्ड्स इश्यू किया है सर? मैं बोलूंगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका टोटल स्टैंडर्ड आज के टाइम पे तो 25 है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए 24 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। आपकी एग्जाम के लिए 24 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है।
ठीक है। सो आपको 24 स्टैंडर्ड्स याद रखना है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से इन सबको याद रख सकते हो। सही है, चलो। उसके बाद चलते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू कौन करता है, उसकी डिजाइन कौन करता है। तो इसके लिए हमारे जो इंस्टीट्यूट है इसने एक बॉडी बनाया है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी उसने बैठाया है हमारे जो इंस्टीट्यूट है आईसीएमआई ने, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना, इसमें सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स नहीं है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठते, तब भी जाके कोई स्टैंडर्ड फिक्स होता है। ठीक है। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंपोजिशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कितने लोग होते और वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से या फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूट से होते। ठीक है, चलो देखते हैं। The Council of Institute of Cost Accounting of India, the Council of Institute of Cost Accountants of India (ICMI) has constituted Cost Accounting Standard Board (CASB) with the objective of formulating cost accounting standards. After recognizing the needs for structured approach to measurement of the cost, so as to provide guidance to the users, organization, government bodies, regulators, research agencies, academic institutions and others to achieve uniformity and consistency in classification, measurement and assignment of cost. इंस्टीट्यूट का ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसे एस्टैब्लिश करने का और इसे बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी यूजर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का, उन्हें असिस्ट करने के लिए, उन्हें एक यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करने के लिए, टू रिकॉर्ड, टू क्लासिफाई, टू असाइन कॉस्ट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। अच्छा सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कौन कौन आ सकता है? देखो, द कंपोजिशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विल बी based on and ensure participation of all the interested groups in the standard setting process. The chairman of the cost accounting standard board will be nominated by council of the institute. तो जो चेयरमैन है, पहले बात चीज कि सर जो चेयरमैन है इंस्टीट्यूट का, चेयरमैन है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, वो कोई कॉस्ट अकाउंटेंट ही हो सकता है। और जो भी हमारे काउंसिल मेंबर है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर है, आईसीएमआई का जो भी काउंसिल मेंबर्स है, उनमें से कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। जो भी काउंसिल मेंबर्स जिस पर्सन को नॉमिनेट करेंगे वो आपका क्या बनेगा, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चेयरमैन बनेगा। तो ये हो गया एक पर्सन, चेयरमैन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि एक मतलब क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा। बाकी कौन कौन लोग रहेंगे चलिए देखते हैं। नंबर 1, 6 members of the council इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल। अच्छा, इसमें से 6 सीएमए आ जाएंगे, सबसे पहले 6 कॉस्ट अकाउंटेंट आ जाएंगे जो कि काउंसिल मेंबर में होते। ओके, काउंसिल मेंबर में जो लोग हैं उनमें से 6 लोग सिलेक्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को मिला के 6 लोग, चेयरमैन को अगर हम साइड कर ले तो 5 लोग आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद ए नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। भाई एक इंसान आप एमसीए से भी ले आओ, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो कॉर्पोरेट में, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। तो एमसीए का एक रिप्रेजेंटेटिव और एक नॉमिनी होना चाहिए। ठीक है, तो एमसीए का एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। फिर एडवाइजर कॉस्ट ऑडिट ब्रांच और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कॉस्ट ऑडिट ब्रांच है और कॉस्ट एडवाइजर है। ठीक है, कॉस्ट एडवाइजर ब्रांच एंड कॉस्ट ऑडिट ब्रांच, इनका एक नॉमिनी क्या होगा, आ जाएगा, जो कि एमसीए अप्रूवल देगा। एमसीए जिसे भी सेंड करेगा, एमसीए जिसे भी नोटिफाई करेगा या फिर नॉमिनेट करेगा, वो भी आ जाएगा। तो 2 लोग एमसीए से आ जाएंगे, गवर्नमेंट का 2 लोग, एक तो एमसीए का पूरा आदमी, एमसीए का एक आदमी, और एक
कॉस्ट ऑडिट ब्रांच का एक पर्सन जो कि नॉमिनेटेड होगा थ्रू एमसीए। ओके, अच्छा, उसके बाद एक पर्सन आ जाएगा आपका ए नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। सीबीआईसी जो है ना, सीबीआईसी का एक मेंबर आ जाएगा, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट का एक आदमी आ जाएगा। उसके बाद जीएसटी वाले आ रहे तो सर डीटी वाले भी आ जाएंगे, सीबीडीटी का एक मेंबर आ जाएगा। ठीक है, सीबीआईसी का एक मेंबर आ जाएगा और एक मेंबर आ जाएगा सीबीडीटी का। सही है, तो कितने लोग हो गए? 6 इंस्टीट्यूट के, 2 मेंबर एमसीए के, 2 मेंबर एक जीएसटी का, एक डीटी का, तो यहीं पे हो गए टोटल 10 लोग। उसके बाद 2 मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटिंग लीडिंग कंपनी। अच्छा, 2 ऐसे सीए में आएंगे जो कि लीडिंग कंपनीज में, यानी कि लिस्टेड कंपनी हो गया या फिर कोई बड़े पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उस कंपनी में जो कि जॉब करते, यानी कि 2 सीए में जो कि हो सकता है कि जैसे कि नाल्को है, नाल्को के जो एमडी है और सीईओ है वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, तो उन्हें बुला लेंगे। आपकी जो आईओसीएल है उसकी जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो भी एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उन्हें बुला लेंगे। जो आपकी रिलायंस के डायरेक्टर फाइनेंस है उन्हें बुला लेंगे जो कि सीएमए। तो कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 2 सीएमए को हम बुला लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नॉमिनी, 4 अदर डिपार्टमेंट्स है ना, जैसे कि आपके क्या है, सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है एंड टीआरए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई है। ओके, सो ट्राई आपका सीएजी है, आपका आरबीआई है, सेबी है, आईआरडी है। इनमें से जितने भी बॉडीज है ना, इनमें से 4 लोगों को बुलाएंगे, यानी कि और भी गवर्नमेंट का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे टोटल कितना बनाएंगे, 4 लोगों को बुलाएंगे। सेबी से एक बुला लेंगे, आरबीआई से एक को बुला लेंगे, अगर आईआरडीएस से या फिर ट्राई से या फिर सीएजी से किसी से भी अगर एक बुला लेंगे, तो ऐसे करके टोटल 4 मेंबर वहां से बुला लेंगे। सही है, सही है सर। उसके बाद हमारे जो पड़ोसी इंस्टीट्यूट है, भाई बहन जो हमारे हैं, 2 नॉमिनीज फ्रॉम द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट दैट इज आईसीएआई एंड आईसीएसआई। एक सीए का बंदा बुलाएंगे, एक सीएमए का, मतलब एक सीएस का और एक सीए का। यहां पे 2 लोग आ जाएंगे। ठीक है, एक सीए का बुला लेंगे, एक सीएस का बुला लेंगे, तो वहां से 2 लोग आ गए। अच्छा, हमारे जो इंडस्ट्री में डिफरेंट एसोसिएशन है ना, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन वगैरह जो है, ओके, सो उनमें से क्या करेंगे, 3 मेंबर्स बुलाएंगे। बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, वहां से कितने लोगों को बुलाएंगे, 3 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, वहां से हम लोग बुलाएंगे 3 लोगों को, यहां से 2 लोग, यहां से 3 लोग। उसके बाद फिर हमारे क्या आ जाएंगे, जो आईआईएम है, एमडीआई है, यूनिवर्सिटीज है, वहां से 2 लोगों को बुलाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटी है, या फिर अदर कोई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आईआईएम का जो प्रोफेसर्स वगैरह है, उनमें से 1-2 लोगों को बुला लेंगे, 2 लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4 कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है, मेरे जैसे लोग, मतलब मेरे जैसे टैलेंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, मैं तो फिलहाल प्रैक्टिस में नहीं हूं, लेकिन जो भी प्रैक्टिस में है, ठीक है, उन्हें बुला लेंगे। 4 इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटेंट, 4 फेमस कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो प्रैक्टिस में है, उनको बुला लेंगे। ठीक है, 4 एमिनेट प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू इंक्लूड ए मैक्सिमम 2 एमिनेट पर्संस हैविंग नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉट फॉलिंग अंडर द कैटेगरीज आर डिफाइंड। अच्छा, इसके बाद अगर कोई पर्सन है तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 2 लोगों को ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। प्रेसिडेंट 2 लोगों को बुला सकते हैं कि भाई ये दोनों जो है ना, ये बहुत टैलेंटेड है, इनकी कॉस्ट के ऊपर ज्यादा नॉलेज है, इन लोगों ने पीएचडी वगैरह किया हुआ है, तो इस टाइप के 2 लोगों को बुला लेंगे। तो टोटल सर कितना नंबर हो गया, चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग, टोटल कितना नंबर हो रहा है। तो 6 यहां तक हमारा हो गया था, कितना, 10। उसके बाद चलिए देखते हैं, 12, 16, 16, 16, 16, 16, ये इतना हो जाएगा 20, उसके बाद 29। सो टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम लोग सर 29। अगर प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करते, अगर नॉमिनेट नहीं करते तो कितना हो जाएंगे, 27। अगर प्रेसिडेंट किसी भी इंसान को नॉमिनेट, किसी भी पर्सन को नॉमिनेट नहीं करते, 2 लोग प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते,
सो विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन कितना है 27। अगर प्रेसिडेंट ने अपना 2 मिला लिया, प्रेसिडेंट ने अपने 2 पर्सन को मिला लिया तो टोटल कितने हो जाएंगे 29। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से है आपका। सही है, चलो एक बार इसे जरा देख लीजिए आप लोग कंपोजिशन को, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सही है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किस मकसद से बनाया गया है। चलिए, the objective of cost accounting standard board are to develop high quality cost accounting standard to enable the management to take informed decision and to enable regulators to function more effectively by integrating, harmonizing and standardizing cost accounting principles and practice। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। ये जो 29 लोग हैं, 29 लोगों को एक ही जगह पे क्यों बैठाया गया है कि भाई बैठो, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है देखो और उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करो जो कि हाई क्वालिटी का हो। देखो, हर कोई इंस्टीट्यूट अपना एक स्टैंडर्ड निकाल रहा है, तो सीएमए इंस्टीट्यूट कैसे पीछे रहेगा। नॉर्मली हम लोग सीए को बहुत ज़्यादा पीछा करते हैं ना, कि सीए इंस्टीट्यूट अगर 3 बार एग्जाम करवा रहे हैं तो हम करवाएंगे, अगर सीए इंस्टीट्यूट आर्टिकलशिप में ऐसा करवा रहे हैं तो हम करवाएंगे, अगर सीए इंस्टीट्यूट ओपन बुक करवाएगा तो हम भी कराएंगे। तो नॉर्मली कंपटीशन इंस्टीट्यूट के बीच में लगता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई आप लोगों को वहाँ पे लूडो खेलने के लिए तो नहीं बुलाया गया है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे गेम खेलने के लिए नहीं आए हो, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे जो कि हाई क्वालिटी के हो, जो कि इंटीग्रेट हो सके, हार्मोनाइज हो सके एंड जो कि स्टैंडर्डाइज करे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस को। ओके, सो व्हाट आर द बेसिक एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। नंबर 1, टू इश्यू द फ्रेमवर्क फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। दूसरा है टू इक्विप द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स विद बेटर गाइडलाइंस ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। भाई जो भी लोग सीएमए में प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, उन्हें क्या करिए, बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, बेटर प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करिए, गाइडेंस करिए उन्हें, सो दैट कि जब वो प्रैक्टिस करे करेक्ट डिसीजंस और हाई लेवल के प्रैक्टिस वो कर पाए। टू असिस्ट द मेंबर्स इन प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स। ओके, यूनिफॉर्म कॉस्ट स्टेटमेंट कॉस्ट अकाउंटेंट्स हर जगह पे बना पाए, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट बनाए वो बेस्ट क्वालिटी का काम डिलीवर करे, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेशन ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर कोई टाइम टू टाइम कोई चेंजेस होता है ना, इंटरप्रिटेशन वगैरह होता है, वो भी ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो प्रोवाइड करेगा। ओके, टू इश्यू एप्लीकेशन गाइडेंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ओके, अगर कोई स्टैंडर्ड है जिसकी एप्लीकेशन कैसे होगा उसकी गाइडेंस चाहिए, वो भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिन लोगों ने डेवलप किया है वो भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड ऑलरेडी एक और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूड कर चुका है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है। ठीक है, तो अभी आपकी सिलेबस में वो नहीं आया है, लेकिन कुछ दिनों में के बाद वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, टू प्रिपेयर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टू pursued the users to adopt them in preparation and presentation of general purpose cost statement। जब भी कोई कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाता है तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करके बनाना चाहिए, इसका भी गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि भाई आप कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हाई क्वालिटी कॉस्ट स्टेटमेंट्स बना सकते हो। ठीक है, to pursue the government and participate authorities to enforce cost accounting standards to facilitate adoption thereof by industry and corporate entities in order to achieve the desired objective in the standardization of cost accounting practice। भाई गवर्नमेंट को भी ये बताना चाहते हैं ये लोग, गवर्नमेंट को भी ये लोग कन्विंस करवाएंगे कि भाई हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है, अगर कोई इंडस्ट्री कॉस्ट रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता है, अगर कोई इंडस्ट्री कॉस्ट रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करता है तो उस इंडस्ट्री को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। ये भी एक रेगुलेशन है, ये भी एक काम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का। ठीक है,
to educate the users about the utility and the needs of the compliance of cost accounting standard। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो उसके यूजर्स है, उन्हें एजुकेट करवाना उसके बारे में कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे काम करता है, आप उसे कैसे कंप्लायंस उसका कैसे फुलफिल कर सकते हो, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का एक बहुत बड़ा फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सो एक बात मैं आपको बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है, इस टर्म में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक में जितने भी थ्योरी, आपको थ्योरी पसंद हो ना हो, अगर आप लिख लेते हो ना तो आपकी 10 से 14 मार्क का आता है, एक एमसीक्यू आता है और 12 मार्क का थ्योरी आता है। बहुत ही प्लेन थ्योरी है, मतलब कुछ ज्यादा मतलब इसमें प्रोविजंस वगैरह नहीं है, बस आपको याद रखना है बेनिफिट्स वगैरह, एडवांटेजेस वगैरह, और आप आराम से 8 to 10 मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, सबसे पहला स्टैंडर्ड के लिए हम लोग जंप करेंगे, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, और वो किसके बारे में है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। पहला स्टैंडर्ड का क्या नाम है? क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। So cost accounting standard on classification of the cost, this is your first cost accounting standard. So classification of cost आपको याद रखना है। देखो अब ये स्टैंडर्ड किसके बारे में है? सिंपली दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। एक प्रोडक्ट में जितने भी टोटल कॉस्ट है उसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करना, ये स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई कॉस्ट को डिफरेंट फंक्शन में या फिर डिफरेंट एलिमेंट में आपको कैंसल मतलब क्लासीफाई करना है। ठीक है, कॉस्ट को आपको क्लासीफाई करना है सो दैट जब आप कंट्रोल करोगे कॉस्ट, उस टाइम पे बहुत बेनिफिट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर आप कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो तो आपकी कंट्रोल जो है ना कॉस्ट के ऊपर वो बहुत आसान हो जाएगा। आप इजीली कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, इजीली कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विथ प्रिंसिपल्स ऑफ classification of the cost for determining the cost of the product or service. Sir, what is the objective of this standard? The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles of classification of cost for disclosure and presentation in the cost statement of a product or service. मैं बोलूंगा ये जो लाइन है ना, the objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles of classification of cost, ये पहला लाइन जरा आप याद कर लीजिए, ये पहला लाइन आप याद कर लीजिए, हर एक स्टैंडर्ड में कॉपी पेस्ट आएगा। दिस स्टैंडर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। ये हमेशा हर एक स्टैंडर्ड में आएगा। एक यूनिफॉर्मिटी पैटर्न आप लोग नोटिस करोगे और मैं बोलूंगा कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, चलो तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन द कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। चलो स्कोप के बारे में चलते हैं। सर स्कोप क्या है? स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? देखो, the scope of the standard shall be applied to the cost statement which required classification, presentation and disclosure of the cost including those required attestation। स्कोप भी बहुत सिंपल है कि भाई ये जो स्टैंडर्ड है ये कहाँ पे अप्लाई होता है? जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट है, जो भी कॉस्ट स्टेटमेंट which requires, कोई भी कॉस्ट स्टेटमेंट जहाँ पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जरूरी है, कोई भी कॉस्ट स्टेटमेंट आप बनाते हो जहाँ पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन जरूरी है, उसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जरूरी है, वहां पे ये स्टैंडर्ड काम में आता है। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है सर? प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, देखो कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट अंडर ए कॉमन डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटीज ऑफ द नेचर, एट्रीब्यूट्स, रिलेशन। सर कॉस्ट को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? भाई देखो, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग है कि ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ सम कॉमन डेजिग्नेशन। किसी कॉस्ट को, अगर कोई मल्टीपल कॉस्ट है उसे आप एक ग्रुप में ला रहे हो, एक ग्रुप बना रहे हो उसका, ऑन बेसिस ऑफ सम सिमिलरिटी और ऑन बेसिस ऑफ सम
कॉमन डेजिग्नेशन, तो उसे हम बोलेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब ये नेचर वाइज हो सकता है, एट्रीब्यूट्स वाइज हो सकता है, रिलेशन वाइज हो सकता है, किसी भी तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर अंडर कॉमन हेड शैल फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस। एक बार एक कॉस्ट को आपने ग्रुप कर लिया, फिर उसके बाद उसकी फंडामेंटल जो डिफरेंसेस है उसकी बेसिस पे उसका दोबारा रीक्लासिफिकेशन या फिर सब क्लासिफिकेशन भी होता है। तो सर कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, देखो बहुत ही सिंपल है। यह हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग में, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। उसमें कॉस्ट को बाय नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस, ठीक है, बाय नेचर कॉस्ट को डिवाइड किया गया है, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओके, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओके, उसके बाद आपका एक्सपेंसेस, उसके बाद बाय नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यहां पे आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद बाय ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे सर कॉस्ट को कैसे डिवाइड किया गया है, दो तरह से डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर बाय फंक्शन कॉस्ट को कैसे डिवाइड किया गया है, बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे जो कॉस्ट है ये बेसिकली फंक्शन वाइज, ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे फंक्शंस है उस फंक्शन वाइज कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। ओके सर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी बिहेवियर, बिहेवियराइज कॉस्ट को आप लोगों को पता है कि 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है आपका फिक्स्ड, फिर उसके बाद है वेरिएबल, और उसके बाद है सेमी वेरिएबल, राइट, ठीक है। बाय नेचर ऑफ द प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस, ओके, बाय नेचर ऑफ द प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस कॉस्ट को भी डिवाइड किया गया कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट वाइज कैसे कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। इसमें आपका क्या हो सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है उस हिसाब से आपका कॉस्ट को डिवाइड किया गया है। चलो ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या था आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। सर बस इतने में ही, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सर क्या बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। सेकेंड स्टैंडर्ड का नाम क्या है, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। पहले का क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट, दूसरे का क्या नाम है सर, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, CAS2 स्टैंड फॉर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, देखो ये स्टैंडर्ड किस में डील करता है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ ए फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज बाय एन एंटिटी। ये स्टैंडर्ड देखता है कि भाई कोई भी चीजों का आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी कितना है, ठीक है। सो दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ ए फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय एन एंटिटी। कोई भी एंटिटी कोई भी गुड्स प्रोवाइड करता है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है, उस केस में उसकी कैपेसिटी कितना होगा उसे डिटरमाइन करने के लिए जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी प्रोसीजर्स है, ये स्टैंडर्ड गाइड करता है, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी फॉर ascertainment ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन द कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो उसके बाद ऑब्जेक्टिव सर क्या है इसका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ओके। तो ये भी लाइन आप लोगों को याद रखना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको ये स्टैंडर्ड में क्या याद रखना है, ये वाला जो पहला वाला लाइन है बस वो याद रखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स and methods of determining objective of capacity with reasonable accuracy। स्कोप सर क्या बोल रहा है इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, बहुत ही सिंपल है, दिस स्टैंडर्ड शैल अप्लाई टू द कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। दिस स्टैंडर्ड शैल अप्लाई टू द कॉस्ट स्टेटमेंट
those required attestation which requires scope determination of capacity for assignment of the overhead। तो सर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? हम जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उससे हमारी कैपेसिटी पता चल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का एक होता है इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब कितना आपका कैपेसिटी है, लेकिन एक होता है एक्चुअल कैपेसिटी कि भाई एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एक आइडियल कैपेसिटी होता है कि भाई हमारा कितना कैपेसिटी खाली पड़ा है। करेंट कैपेसिटी होता है कितने कैपेसिटी में अभी एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो, सो दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू द कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन which required scope determination of capacity for assignment of overhead। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन की काम क्या होता है कि भाई अगर एक बार आपने कैपेसिटी डिटरमाइन कर लिया तो आपको ओवरहेड जो है ना, ओवरहेड कॉस्ट, उसे असाइन करने में आसान होगा। सही है। चलो, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपेसिटी। कैपेसिटी शैल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज और इक्विवेलेंट मशीन और मैन आवर। कैपेसिटी किसी भी बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि कितना यूनिट आप प्रोड्यूस करते हो, सर्विसेज कितना प्रोवाइड करते हो, इक्विवेलेंट मशीन आवर कितना है और इक्विवेलेंट मैन आवर कितना है, उस बेसिस पे आपकी कैपेसिटी डिसाइड किया जाता है। ओके, कैपेसिटी डिटरमाइन कैसे करोगे आप लोग? देखो, कैपेसिटी शैल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन और सर्विसेज और इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी इज यूजुअली डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ technical specification of the facility, technical evaluation, capacities of the individual or interrelated production or operation centers, operational constraints or capacity of the critical machines or equipment, numbers of shift or machine hour और man hour। देखो, बोल रहा है कि कैपेसिटी आप किसी भी बेसिस पे निकाल सकते हो। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मतलब कितना टन, कितना मेगावाट, कितना किलोवाट, ये सब आप प्रोडक्शन करते हो उस बेसिस पे निकाल सकते हो। दूसरा है टेक्निकल इवैल्यूएशन, ठीक है, कितने मेट्रिक टन, कितने किलो, मतलब कितना किलोग्राम, इन सब के ऊपर आप निकाल सकते हो। कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स और इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन और ऑपरेशन सेंटर, आपके कितने प्लांट्स है और उस प्लांट से कितना कैपेसिटी आ रहा है उस बेसिस पे निकाल सकते हो। ऑपरेशन कॉन्स्टेंट और कैपेसिटी ऑफ द क्रिटिकल मशीन्स और इक्विपमेंट, नंबर्स ऑफ द शिफ्ट और मशीन आवर और मैन आवर। मैन आवर की बेसिस पे निकाल सकते हो कि भाई आपके पास कितना लेबर है, कितना घंटा वो काम करते हैं, तो आपकी कैपेसिटी वो हो सकता है। आपके पास कितने मशीन है और वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, वो भी एक कैपेसिटी आपका आ जाता है। आपकी मैन आवर कितना है वो भी आ सकता है। आपकी क्रिटिकल मशीन जो इंपोर्टेंट मशीन है वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, वो भी एक कैपेसिटी हो सकता है। इक्विपमेंट, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो है इक्विपमेंट्स का वो कितना होता है, उस बेसिस पे भी आप कैपेसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है इंस्टॉल कैपेसिटी। सर नॉर्मल कैपेसिटी कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड आफ्टर सुइटेबल एडजस्टमेंट टू द इंस्टॉल कैपेसिटी। द एडजस्टमेंट मे बी ऑफ द फॉलोइंग नेचर। भाई एक होता है इंस्टॉल कैपेसिटी, आपकी फैक्ट्री में कितना इंस्टॉल किया गया है, और एक है नॉर्मल कैपेसिटी, यानी कि किस कैपेसिटी पे आपकी फैक्ट्री में काम अभी हो रहा है। तो नॉर्मल कैपेसिटी कैसे निकालना है? इंस्टॉल कैपेसिटी से देखो, टाइम लॉस्ट ड्यू टू स्केड्यूल प्रिवेंटिव्स और प्लान्ड मेंटेनेंस। जब टाइम वगैरह आपका लॉस होता है, सपोज किसी भी, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1,00,000 घंटे का, 1,00,000 आवर्स का कैपेसिटी है, मतलब लोग 1,00,000 घंटा काम कर सकते हैं पूरे साल भर में। उसमें से आपको माइनस करना है जितना टाइम लॉस हो गया ड्यू टू स्केड्यूल्ड प्रिवेंटिव और प्लान मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के टाइम पे जो भी काम नहीं हुआ वो भी एक लॉस है, तो उसे माइनस करना है। नंबर ऑफ शिफ्ट्स और मशीन आवर और मैन आवर, उस बेसिस पे कितना घंटा काम हो सकता है, उस बेसिस पे आपका इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब नॉर्मल कैपेसिटी आएगा। हॉलीडेज, नॉर्मल शटडाउन डेज और नॉर्मल आइडल टाइम, इसको भी आपको माइनस करना है। नॉर्मल टाइम लॉस इन बैच चेंज ओवर, नॉर्मल जो लंच वगैरह के टाइम होता है या फिर आपकी जो बैच चेंज के टाइम पे जो लोग नॉर्मल टाइम वेस्ट होता है वो भी एक क्या है, माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट के बाद आपकी जो कैपेसिटी आएगा वो आएगा आपका नॉर्मल कैपेसिटी। ओके, एक होता है इंस्टॉल कैपेसिटी और एक होता है नॉर्मल कैपेसिटी। जब भी हमें कंसीडर करना है, कौन सा कंसीडर करना है सर? नॉर्मल कैपेसिटी हमें कंसीडर करना है, ठीक है। सही है सर, चलो। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स।
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स। देखो, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। ये स्टैंडर्ड बेसिकली किस में डील करता है? दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। सर अगर एग्जाम में हमारा एक शॉर्ट नोट आया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, सर हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे? भाई देखो, कुछ नहीं है तो इस लाइन से स्टार्ट करना। दिस स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स तो आप, मैं यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ के, आप तो पढ़ खुद भी सकते हो। मैं यहाँ पे ये पढ़ाने का ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप लिखोगे कैसे, एग्जाम में जो आपको 12 मार्क का लिखना है वो आपको कैसे लिखना है। तो देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना, स्टार्ट कैसे करना, यहां से आप स्टार्ट करोगे लिखना। दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड। ठीक है, बस इतना अगर लिख लोगे ना तो 1 मार्क तो मिल जाएगा। फिर दोबारा क्या लिखना है? दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड for determination of the cost of goods produced or services provided and for presentation and disclosure in the cost statement। अगर ये लिख सकते हो तो अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला अगर ग्रीन वाला लाइन लिख लेते तो भी वो इनफ है। आपको क्या लिखना है? दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विसेस रेंडर and for presentation and disclosure in the cost statement। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सिंपल है, हर जगह पे ये ऑब्जेक्टिव सेम है। देखो, जो ग्रीन लाइन में मैं लिख रहा हूं आपको बस उतना ही लिखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज, सॉरी ग्रीन में लिखना है ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये हर जगह पे आपको दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में यही लाइन कॉमन है। The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determining production or operation overhead with reasonable accuracy। The objective of this standard is to bring uniformity and consistency in the principles and methods of determining। यहां तक पूरा कॉपी पेस्ट है, हर एक स्टैंडर्ड में, यहां तक जो मैं रेड लाइन कर रहा हूं ये हर एक स्टैंडर्ड में ये कॉपी पेस्ट है, हर एक स्टैंडर्ड में ये कॉपी पेस्ट है। मतलब हर एक स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव में आप यही लिख सकते हो, मतलब यहां तक लिख सकते हो, उसके बाद उस स्टैंडर्ड का नाम। द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग, देखो यहां पे था ना, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ये कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के लिए था। यहां पे क्या है? प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। यानी कि हर जगह पे ये सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बस आपको यहां पे क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लिखना है। तो ये भी कॉपी पेस्ट हो सकता है आपका, बिल्कुल सर हो सकता है। तो 2 मार्क तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया कि अगर शॉर्ट नोट में 5 मार्क का आ रहा है तो आपको स्टैंडर्ड के बारे में लिखना है, ये वाला ग्रीन लाइन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उसके बाद ये वाला लाइन आपको लिखना है, खत्म। तो 2 मार्क, 2 लाइन 2 मार्क यहीं पे आ गया। उसके बाद स्कोप लिखना है। स्कोप कैसे लिखना है? बहुत ही आसान है, देखो, दिस स्टैंडर्ड शैल अप्लाई टू द कॉस्ट स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्ड अ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड अटेस्टेशन। ये भी मैं बोलूंगा हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके। The scope of this standard shall be applied to cost statements which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of the production or operation overhead including those required attestation। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में, सिर्फ इसी स्टैंडर्ड में एक डिस्क्लोजर है, ओके। अब ये डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्लोजर कभी कभी आपके एग्जाम में कॉपी पेस्ट पूछ लेता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोजर आप लिखिए। जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर होता है ना, AS1 में क्या डिस्क्लोजर है वो लिखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो वहां पे यहाँ पे एक
4 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, 4 to 5 मार्क का, कि भाई जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, उसके बारे में भी आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर लिखना। तो ये डिस्क्लोजर उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये डिस्क्लोजर को जरा याद रख लीजिए। क्या है ये डिस्क्लोजर, देखिए, द बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड टू द कॉस्ट प्रोजेक्ट। आपको क्या क्या डिस्क्लोजर देना है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, कि भाई आपने क्या क्या प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड में टू द कॉस्ट ओवरहेड क्या क्या असाइनमेंट किया है, द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। ओके, द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड बोल रहा है प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड इनकोडेड इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज में कोई प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड हुआ है तो उसे भी रिकॉर्ड करना है, उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड रिलेटेड टू रिसोर्सेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लाई टू रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टीज को आपने कोई प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड की सप्लाई वगैरह किया है और उसको कुछ डिस्ट्रीब्यूट वगैरह हुआ है तो उस केस में भी उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर रिसीव्ड और रिसीवेबल रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्शन और ऑपरेशन कॉस्ट, अगर कोई आपको सब्सिडी, ग्रांट और इंसेंटिव वगैरह मिला है और उससे आपने प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड से माइनस किया है तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिट और रिकवरीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, कितना आपका क्रेडिट हुआ है, कितना आपका रिकवरीज वगैरह हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड से, उसके बारे में भी डिस्क्लोजर देना है। एनी एबनॉर्मल कॉस्ट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड का पार्ट नहीं है, उस केस में भी उसका भी डिस्क्लोजर आप लोगों को देना है। एनी अनअब्जॉर्ब प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, कोई अनअब्जॉर्ब प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड है तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इतने सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। ठीक है, सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसका ये डिस्क्लोजर वाला पार्ट आपको पढ़ना है और ये जो स्कोप ऑब्जेक्टिव है उसका भी आप लोगों को क्या करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 4th नंबर से कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। थ्योरी चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ठीक है, और मेरे मुंह देख के तो आपको ज्यादा ही बोरिंग लगेगा, आई नो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स टेक ए ब्रेक।